हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं प्रोफेसर वी आर कुलकर्णी, डायरेक्टर ऑफ कुलकर्णी साइंस एकेडमी। और मैं आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने वाला हूं थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रिगार्डिंग द बोर्ड्स, रिगार्डिंग द जेई एंट्रेंस, रिगार्डिंग सीटी, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऐप के बारे में आप होपफुली सब चीज जान चुके हैं। ऐप के ऊपर एक चैट सेक्शन बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, आज जो है हम मिले हैं मैथमेटिक्स का बेसिक स्टडी करने के लिए। ये बेसिक्स आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे और उम्मीद करता हूँ कुछ सेक्शंस ऐसे भी होंगे जो थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे, मतलब जो आपने 9th 10th में ना पढ़े हो। ऐसे भी कुछ टॉपिक्स को मैं आज या फिर अगले वीडियो में कवर करूंगा। अब मैथमेटिक्स होता क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो बहुत से लोग जानते हैं, उसको मैं बार बार बताने की कोशिश तो नहीं करूंगा। फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है आपका, तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसमें आपको मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऊपर स्पेशल अटेंशन देना है। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस टेस्ट में फिल्टर करना काफी आसान होता है। मतलब इसने मैथ्स में कितना स्कोर किया है, इसको देखते हुए वो आपको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्स हैं जैसे एनडीए है वगैरह जो है, उसमें तो बिल्कुल मैथ्स को फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेक्शन ए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स रहता है और अगर आपने सेक्शन ए क्रॉस कर लिया, उसमें आपने जो मार्क्स हैं वो अटेन कर लिए, तो फिर आपको वो नेक्स्ट सेक्शन आपका चेक किया जाता है, वरना सेक्शन चेक भी नहीं किया जाता। ठीक है, एग्जाम्स की बात बाद में करेंगे। और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो तो मैं जैसे ही बता चुका हूं, आपको फिजिक्स पता ही है। हम कहते हैं ये फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जो है उसको हम कहते हैं इट इज एन एप्लीकेशन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, मतलब जो भी चीजें आप मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं वो कहां अप्लाई करेंगे, वो फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। बाकी जो फिजिक्स का शायद से डेमो लेक्चर हुआ होगा, उसमें भी सर ने आपको कुछ आइडिया दिया होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। बेसिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर सिस्टम का। ठीक, और नंबर सिस्टम आपने बचपन से पढ़ना शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराए गए थे नेचुरल नंबर्स। और अगर शायद से आपको याद हो तो नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। तो भाई सबसे पहले जो कैसा रहा होगा कि आदि मानव इंसान ने क्या किया होगा, सबसे पहले गाय भैंस बकरियां फल वगैरह गिनना शुरू किए होंगे और तब उसके दिमाग में नेचुरल नंबर का कंसेप्ट आया होगा। सही है। और नेचुरल नंबर में वो क्या काउंट करता था, 1 2 3, तो वो काउंट करता था भाई मेरे पास में 5 गाय, तेरे पास कितनी गाय है, मेरे पास 5 एप्पल है, तेरे पास कितने एप्पल है, मेरे पास 10 एप्पल है, अरे बाप रे तेरे पास ज्यादा है। तो ये सारी चीजें किसमें उसने नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदे ने एप्पल खा लिया या फिर एक बंदे की गाय गचक गई। अब वो गाय जैसी गई, एक ही थी, गरीब बंदा था, एक गाय थी, एक गाय भी गई तो उसके पास 0 बचा। तो इसी में उसने क्या किया, 0 का आविष्कार हुआ और 0 का आविष्कार करते ही ये नंबर्स बन गए आपके होल नंबर्स। मतलब तब हमने कहा कि अरे भैया अब तो नंबर सिस्टम हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, इट बिकेम होल, कंप्लीट हुआ है। और इसीलिए इस सिस्टम का नाम दिया गया, इस नंबर सिस्टम को कहा गया इट इज अ होल नंबर। ठीक, उसके बाद में ऑब्वियसली आपको चीजें पता है, जोड़ना घटाना ये सारी चीजें करता रहा। घटाते वक्त पैसे का लेन देन जब शुरू हुआ और जब घटाते वक्त उधारी की बात आने लग गई, तो हमें नेगेटिव चीजों के बारे में अंदाजा हुआ कि यार नेगेटिव में भी चीजें जा सकती है, उनको शो करने के लिए। और इस तरीके से हमने इंटीजर्स का आविष्कार किया। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े तो इंसान ने डिवाइड करना भी सीखा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही रहा था। और जब डिवाइड किया तो उसका पाला सबसे पहले किससे पड़ा, उस नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है भाई, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो है, वो हम सारी एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे नंबर्स है जब इनको डिवाइड किया जाता था तो उनको रैशनल नंबर पता चलते थे, पर डिवाइड करने में भी कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखने लग गई थी।
जैसे कि कुछ नंबर्स को डिवाइड कर दिया जाता, तो अगर मैं ले लूं 3/2 ले लिया एक नंबर, एक 2/3 नंबर ले लिया, ठीक, और एक 22/7 नंबर ले लिया। तो अगर पहले दो में ही हमें आइडिया मिल जाएगा जैसा भी है। 3/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3/2 को डिवाइड करने के बाद आपको मिलता है सबसे पहले 1.5, ठीक। डेसिमल के एक डिजिट के बाद में सारी कहानी रुक गई। जब 2/3 को आपने डिवाइड करना शुरू किया तो ये 0.66666 और ये इंफिनिटी तक जाने लग गया। और जब आपने, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पर 22/7 को जब आपने डिवाइड करना देखा, यार इंसान ने देखा है 22/7 को डिवाइड करो, तो जब भी डिवाइड करता रिमाइंडर में एक नया नंबर आ जाता। जब उसके लिए वो 0 लगाता, नए नंबर से डिवाइड करता, तो वो नंबर बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। तो लाइफ ऑफ पाई तो देखी होगी आपने, है ना। तो इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा था और कहीं पे भी रुक नहीं रहा था। अब हालांकि देखिए, जैसे अगर आप 3/2 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये जो है डेसिमल के बाद में एक डिजिट चढ़ा और रुक गया, तो हम इनको कहते हैं भैया ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके बाद में जो ये वाला नंबर दिख रहा है इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, आपको तो याद ही होगा, और इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सही है, पर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर कैसा है, रिपीटिंग। तो मैं यहां पे लिखता हूं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इज इट क्लियर। और ये जो नंबर था इसको जब डिवाइड किया जाता था 3.1457 लिख लेते हैं हम इसको, 3.145728 आई होप, या फिर 78 आता है, एंड सो ऑन, ये नंबर बढ़ता जाता है। तो ये जो नंबर्स रहते हैं ये रिपीट भी नहीं होते हैं, टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, तो हम उसको प्यार की भाषा में कहते हैं भैया दीज आर एनआरएनटी। एनआरएनटी से क्या मतलब है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक। अब ये जो नंबर्स थे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग थे, रिपीट भी नहीं हो रहे टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, उनको हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया और उनको हमने कहा कि भैया दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। और आपने कक्षा 9वीं में 9th स्टैंडर्ड में इन इर्रेशनल नंबर से आपका पाला पड़ा हुआ है, ठीक। रैशनल नंबर से पाला आपका पड़ा हुआ था 8th स्टैंडर्ड में। तो जैसे अगर हम बढ़ते क्रम में देखें 6th स्टैंडर्ड में आपको नेचुरल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था, हालांकि नंबर सिस्टम आप पहले से पढ़ रहे हैं, पर 6th स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन किया गया था नेचुरल नंबर से। 7th स्टैंडर्ड तक आते आते आपने फ्रैक्शन समझना सीखा। 8th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया रैशनल्स, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा इर्रेशनल, और 10th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया रियल नंबर। तो अगर हम इसका ट्री डायग्राम देखें कि यार कैसे ये नंबर सजे हुए हैं, तो देखो इस तरीके से उसका कुछ ट्री डायग्राम बनता होगा। रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो रियल नंबर के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक मिलता है Q, एक मिलता है Q डैश, ठीक, मतलब रैशनल इर्रेशनल। उसके बाद में Q के अंदर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, सॉरी 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, हालांकि अलग नहीं है ये दोनों, पर 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक मिलता है I, एक मिलता है I डैश, या फिर I मतलब इंटीजर, I डैश मतलब नॉन इंटीजर। अगर इसको ढंग से लिखे तो एक और चीज है, इसके लिए एक और सिंबल यूज होता है, I के अलावा हम Z भी यूज करते हैं, Z एंड Z डैश भी इस्तेमाल करते हैं। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे इसके अंदर भी आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है, एक तो मिलेगा Z प्लस, एक मिलेगा Z माइनस, और एक मिलेगा 0। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0, क्योंकि ये भैया ना इसमें आते हैं ना इसमें आते हैं। और एक और चीज, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इनको ही हम क्या कहते हैं भैया, नेचुरल नंबर। जिस दिन नेचुरल नंबर 0 के अंदर मिक्स हो गया उसको हम कहते हैं भैया तो क्या है, होल नंबर है। क्या आपको समझ में आई। अब इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, जो चीजें आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले होंगे। अगर आपने नोटिस किया तो अभी हमने सबसे बड़ा नंबर क्या पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स, ठीक। पर रियल नंबर सबसे बड़ा नहीं होता,
रियल नंबर का भी एक बाप रहता है, तो सबसे बड़ा जो चीज रहती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन सबका बाप है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो दो पार्ट्स होते हैं, पहला और दूसरा, ये पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था उसको हम कहते हैं रियल नंबर, और ये जो दूसरा पार्ट उसमें आता है उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब जाके ट्री डायग्राम कंप्लीट हुआ है। सबसे बड़ा कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट्स रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी में कोई पार्ट नहीं है, इमेजिनरी क्या है, कैसे है, ये हम स्टडी करने वाले हैं आगे। रियल में दो पार्ट्स, रैशनल, इररेशनल, इररेशनल के दो पार्ट्स, और फिर बाद में ये सारी चीजें। आपको यहां से यहां तक की सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम इन चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। अब फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेचुरल नंबर, और इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ज्यादा बोर ना करते हुए फटाफट कवर करते हैं। तो नेचुरल नंबर में आपको पता है दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये जो सेट है ये स्टार्ट होता है आपका 1 2 3, और ये कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपके इंट्रोडक्शन में वो आता है होल नंबर, और ये हमने अभी देखा था 0 1 2 3, और ये जाता है इंफिनिटी तक। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो आता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स बेसिकली नेगेटिव वाली चीजें, -1 -2 अप टू माइनस इनफाइनाइट, और 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसको कहा जाता है। इन इंटीजर्स को शो करने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं आई या फिर जेड का। हालांकि एक बात एक ध्यान में रखिए कि ये z कैपिटल Z है, और सिमिलरली जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था उसके लिए हम स्मॉल z ऐसा इस z का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में कुछ पार्ट्स थे जो कि हमने अभी 2 मिनट पहले देख लिए थे। इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ही मैं i प्लस की बात करूंगा आपके दिमाग में ये लोग, सॉरी i माइनस की बात करूंगा आपके दिमाग में ये आने चाहिए, और i प्लस की बात करूंगा आपके दिमाग में ये आने चाहिए, और ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एज इट इज रहेगा। इसके बाद जो है एक और चीज, कभी सपोज के लिए चलिए मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि यार नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बताओ या फिर उसका सेट बनाओ। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, और अगर मैं कहूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाओ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, नॉन पॉजिटिव्स का सेट बनाओ तो बनेगा 0 -1 -2 अप टू माइनस इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? तो नॉन नेगेटिव कहते ही जो नेगेटिव नहीं है, तो भैया ये तो नेगेटिव ये भी नहीं है इसलिए 0 यहां पर भी इंक्लूड हुआ, और नॉन पॉजिटिव कहते ये 0 यहां पर भी इंक्लूड हुआ। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इसके बाद में टॉपिक आता है वो था, हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, और अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन याद होगी तो उसको रटा भी होगा आपने। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि P और Q कैसे रहते हैं हमारे? P एंड Q बिलोंग्स टू I एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। अब इसी में है ना, इसी में एक और 2 पॉइंट आते हैं कि यार इफ द डिजिट्स आफ्टर डिवीजन जो रहते हैं आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, और उसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि अगर रिपीट कर रहे हैं और टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, या रिपीट नहीं कर रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं। और इसी तरीके से इररेशनल नंबर्स दुनिया में आते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद इररेशनल नंबर बता दिया, और इररेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा √2 जो है वो इररेशनल है, √3 इररेशनल है, और आपने इनके प्रूफ्स भी स्टडी किए हुए हैं। इसी तरीके से E जो है ये एक इररेशनल नंबर है, इस साल आपको फिजिक्स में आने वाला है। वैसे ही पाई एक इररेशनल नंबर है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। तो ऐसे कुछ इररेशनल नंबर्स आपने कुछ पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, और कुछ पढ़ने वाले हैं।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स में आपको पता है रियल नंबर्स में कौन कौन होता है। रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, और जो दुनिया के सारे नंबर्स हैं, ठीक, उनको हम रियल नंबर्स में, क्या आपने सबसेट्स पढ़े हुए हैं? तो रियल नंबर जो है सबसे बड़ा सेट बनता है। तो मैं इसको ढंग से लिखते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे ऑल नंबर्स लाइंग ऑन नंबर लाइन, लाइंग ऑन नंबर लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। ध्यान से देखिए, रियल नंबर की डेफिनेशन दे रहा हूं। ऑल नंबर्स लाइंग ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स, मतलब जो भी एक नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन बनाना सीखा हुआ है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर आएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अगर आपने किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, देन द नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो जैसे कि 1 2 3 4 ये तो दिख रहे हैं, 1 और 2 के बीच में शायद से 1.5 भी आता होगा, वो भी नंबर, उनको क्या कहेंगे हम? रियल नंबर कहेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 22/7 3.14 समथिंग जो नंबर है वो भी 3 और 4 के बीच में कहीं तो भी आता होगा। और शायद से 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया हुआ है हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। आई होप आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है, √3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है। तो उस टाइम आप क्या शो कर रहे थे? आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर रहे थे। अगर इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे आते हैं तो वो भी किसका पार्ट हो गए? रियल नंबर्स का पार्ट हो गए। तो इसी तरीके से रैशनल, इरेशनल सारे जो नंबर्स है ये किस में आ जाते हैं? हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है हमारा प्राइम नंबर्स का। अच्छा, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें इरेशनल नंबर्स कहां से मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं भैया अंडर रूट प्राइम नंबर लेने से। तो जब आप किसी भी प्राइम नंबर का रूट ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? एक इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक, इसके बाद में जो है अगला टॉपिक प्राइम नंबर का है। और प्राइम नंबर मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से बता देने की जरूरत है, आप पहले से भली भांति जानते हैं। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर आप कहें ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और मैंने क्या कहा? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर। इसके बाद जो है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में आप जानते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, उनके ऊपर नहीं जाते हैं। को प्राइम नंबर, क्या आपको को प्राइम नंबर याद है? नेक्स्ट जो है वो है को प्राइम नंबर। क्या आपको को प्राइम नंबर के बारे में चीजें पता है? को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं आती है उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर डेफिनेशन से जाए, द नंबर्स whose HCF is 1 are known as को-प्राइम नंबर। अगर उदाहरण के तौर पर लें तो 2 और 3 होते हैं, 2 और 5 होते हैं, इसके बाद में 5 और 9 भी होते हैं। ठीक, इन सब में अगर आप नोटिस करोगे तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। तो इस तरीके से इनको क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर्स। इसके बाद एक और टॉपिक आता है को प्राइम नंबर्स के बाद में, जिसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? तो डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। एनी टू नंबर्स
any two prime numbers having difference of 2 are called twin prime numbers। ठीक, तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस हो उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में पहला तो उदाहरण आ जाता है 3 और 5 का, इनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से 5 और 7 को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप शायद से 11 और 13 को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस होता है उनको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अब आप बढ़ते हैं जो टॉपिक, क्योंकि अब हमने बहुत से नंबर सिस्टम कवर कर लिए हैं, तो अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अब तक हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो अब हमने जैसे कि हमारे नंबर लाइन पर जितने चीजें थी या फिर जो मैंने ट्री डायग्राम आपको दिखाया था उस पर जो जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको कवर करवा दी। अब उसमें से जो बचता है इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? पहली चीज तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना रहता है। ठीक, अब आप कहोगे सर इमेजिनेशन क्या होता है, ख्यालों में क्या चीजें चल सकती है? तो देखो यार, कभी क्या होता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है और अगर सपोज कर लो कि मैंने आपको दे दिया यार x² - 4 = 0, तो आप तुरंत फटाक से आंसर दे दोगे यार x = ±2 आने वाला है सर। ठीक, ऐसी अगर मैंने आपको दे दिया x² - 1 = 0, तो आप फटाक से बोलोगे x = ±1 आएगा। ठीक, पर अगर मान लीजिए कभी सॉल्व करते टाइम, मतलब मैथमेटिशियंस ने तो क्रॉस किया है इस इक्वेशन को, तो आपको कभी ऐसा दिख गया x² + 1 = 0, ध्यान से देख रहे हैं। अब मैं इस 1 को उधर भेजता हूं और अब आपकी गाड़ी अटक जाएगी। क्यों अटकेगी बताता हूं, x² = -1 लिखा। ठीक, अब आप इसका रूट कैसे निकालोगे सोचिए। अगर मैं यहां पर अब स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करता हूं तो ध्यान से देखिए, x² का स्क्वायर रूट तो x आ गया। ठीक, और जैसे ही मैं इसका रूट लेने गया, कोई मुझे बताएगा √(-1) कैसे होगा? या फिर मैं आपको थोड़ा और इजी करके बताता हूं। अगर जब कभी भी x² = 4 होता है तो आपका आंसर आता है x = ±2। ठीक, इसका मतलब ये होता है मैं +2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 आएगा, मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 आएगा। अब क्या आपके जहन में, दिमाग में ऐसी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे -1 मिलता हो? जिसका स्क्वायर करने पर मुझे -1 मिलता हो तो तपाक से दिमाग में आएगा नहीं यार, ये तो चीज होती नहीं है। और यही तो हमारा कारण है, क्योंकि स्क्वायर जो रहता है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आप देखिए, नेगेटिव का स्क्वायर करिए वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर करिए वो भी पॉजिटिव है। तो स्क्वायर बेसिकली पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वल टू नेगेटिव। ध्यान से, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। अरे नहीं यार, ये कभी होता है क्या? हाँ, कहाँ होता है? ख्यालों में होता है। कहाँ होता है? ख्यालों में। और ख्यालों में होता है तो हम इसको कहते हैं इमेजिनेशन। और इसी इमेजिनेशन से अब आपके पास में वो नंबर आ रहा है x = या फिर √(-1) जो है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। √(-1) को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। और इसी तरीके से एक और नंबर सिस्टम आपके लिए खुल चुका है। ठीक, अब देखिए, √(-1) हर बार तो नहीं लिखा जा सकता, तो हम कहते हैं यार भाई इसको एक सिंबल देते हैं और इसको हम कहते हैं I जो है आयोटा कहलाता है, और दिस आयोटा इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो अब लिखा कैसे जाता है? तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था,
कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल z से, ऐसे कटे हुए z से, ठीक। और जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर इस फॉर्मेट में मिल गया x प्लस आई वाई, जो भी नंबर आपको इस फॉर्मेट में मिल गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें से जो x और y जो है वो तो रियल नंबर है, और i जो है इट इज अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज इट इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब अगर ढंग से देखें, वापस से वो सारी चीज यहां पर लिखता हूं ताकि आपको और समझ में आए कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं, जिसमें से x और y रियल नंबर है और i जो है इमेजिनरी नंबर है। पर इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। आर यू गेटिंग इट? x जो है वो रियल पार्ट, y जो है मतलब ये i y वाला जो पार्ट है इट इज इमेजिनरी पार्ट। जो भी i के साथ में मल्टीप्लाइड रहेगा इट विल बी इमेजिनरी पार्ट। अब अगर इसको डिनोट कैसे किया जाता है तो इस तरीके से RE और ब्रैकेट में अगर Z लिखा जाए तो ये हम पूछना चाहते हैं भैया रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ Z। तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, X है। अगर इसी तरीके से मैं लिखूं IM और ब्रैकेट में Z, दैट मीन्स आई वांट टू आस्क यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, मतलब Z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आप फटाक से आंसर दोगे Z का इमेजिनरी पार्ट जो है वो है Y। अब नंबर्स रहते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज और इंपॉर्टेंट इसमें, अगर कभी ऐसा दिख गया अंडर रूट ऑफ -2 या फिर कहें अंडर रूट ऑफ -4, पहले लेते हैं फिर उसके पास जाते। अंडर रूट ऑफ -4 अगर अभी दिख गया तो आपको पता है यार 4 का स्क्वायर रूट है पर ये माइनस का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या लिखिए -1 इंटू 4 लिखिए। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, या फिर सरल भाषा में कहे तो +-2, और पीछे क्या बचा अंडर रूट ऑफ -1, क्योंकि आप जानते हैं ना कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो मैं इसको लिख सकता हूं भैया 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। 4 का स्क्वायर रूट +-2 अंडर रूट ऑफ -1 i, तो इस वजह से ये आ जाएगा +-2i। मतलब कल परसों किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई अंडर रूट ऑफ -4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे +-2i। अब इसी चीज को ऐसा करते हैं, यहां पर एक और नंबर लेते हैं अंडर रूट ऑफ -2, तो वापस से यार तुम समझ गए √2 और इंटू में क्या होने वाला है 1, तो इसको ऐसे इस नजर से देखो √2 इंटू अंडर रूट -1, √2 तो √2 ही रहने वाला भैया, उसका कुछ नहीं होगा, और ये i, so what you will get √2i। क्लियर? अंडर रूट ऑफ -2 क्या दिखेगा, √2i दिखेगा आपको, ठीक। अब इसमें और भी थोड़े से ट्विस्ट है कहानी में, जैसे कि अगर आपने पहले मेरा पूरा ट्री डायग्राम देखा होगा तो मैंने वहां पर मेंशन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आते हैं दो पार्ट, एक इमेजिनरी एक रियल। मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो ध्यान से देखिए रियल नंबर कैसे इसका पार्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि अगर मैंने कभी आपको कह दिया भैया 2 एक नंबर है, क्या ये रियल है, मतलब क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सुनिए क्या ये रियल है, हाँ है। अगर वो रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पार्ट होगा। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट दिख नहीं रहा है, तो देखिए क्या आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेर x एंड y आर इंटीजर। मैं आप आगे यहां कंटिन्यू कर देता हूं, x एंड y आर रियल नंबर्स, याद है ना,
और i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ऐसी कहीं पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है। मतलब x और y रियल नंबर है। अब 2 को मैं लिख रहा हूं इसके फॉर्मेट में, तो 2 मुझे दिखेगा 2 + 0i। ठीक, मतलब इमेजिनरी पार्ट तो है पर उसमें क्या मल्टीप्लाइड है, 0 मल्टीप्लाइड है। मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज अ complex number whose imaginary part is 0। ठीक, और इसीलिए दुनिया के सारे नंबर्स को हम इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कल परसों किसी ने आपसे कह दिया भैया √2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप तपाक से बोलोगे यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। ऐसे जो नंबर्स रहते हैं ध्यान से, जिनके इमेजिनरी पार्ट 0 होते हैं। अच्छा, ये सारी डेफिनेशंस, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो डोंट पैनिक कि आप ये सारी चीजें अभी के अभी लिख लें। आप सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, चीजें समझते जाइए, लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बाद में हमारे जब लॉकडाउन हट जाएगा फिजिकल क्लासेस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट 0। तो इमेजिनरी पार्ट 0 होने वाला जो नंबर रहता है ना, ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, उसको हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर। क्या कहते हैं? प्योरली रियल नंबर। तो प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। तो सर ऐसा भी कोई नंबर होता होगा ना कि z इज इक्वल टू सिर्फ 2i आ गया, जहां पे रियल नंबर ही नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो 2i को कैसे लिखेंगे हम? 2i को लिखेंगे 0 + 2i। अब यहां पे क्या खासियत है, इसका रियल पार्ट ही 0 हो गया है। देख रहे हैं ना, रियल पार्ट ऑफ z इज 0। तो ऐसे जो नंबर्स रहते हैं जिनका रियल पार्ट 0 हो जाता है, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3i। ठीक, तो बेसिक चीजें बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर इनका एडिशन कहा जाए कि भैया इसको ऐड करो, तो कैसे ऐड किया जाता है? सो रियल पार्ट गेट्स एडेड टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट गेट्स एडेड टू इमेजिनरी पार्ट। इसको थोड़ा चेंज करते हैं और 4i कर लेते हैं। तो रियल को जोड़िए, 2 + 2 यू आर गेटिंग 4 और इनको जोड़ने पर 7 आए। तो z1 + z2 कितना आया? 4 + 7 आया। ठीक, इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता भैया माइनस करिए, z1 - z2 को माइनस करो, तो माइनस करने का मतलब होता है वही रियल माइनस रियल, तो 2 - 2 0 हो जाएगा और 3 - 4 दैट इज -i। तो यू विल गेट 0 - i दैट इज -i। और ये कैसा नंबर मिला हमें? प्योरली इमेजिनरी। ओके, इसके बाद आता है z1 × z2 जो हमारे बेसिक एप्लीकेशंस है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब करके देख लेते हैं। सो यू विल गेट 2 + 3i 2 + 4i, इनको मल्टीप्लाई करना है। और ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं, देखिए ऐसे 2 इस 2 में होगा, 2 इस 4 में होगा, फिर 3i इसमें होगा और 3i 4i में होगा। ठीक, तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं, क्योंकि इसमें मुझे एक और कंसेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा। सो 2 × 2 दैट इज 4, 2 × 4 8i, ये जब जाएगा तो 6i। अब कहानी में ट्विस्ट, 3 × 4 सो यू विल गेट 12। ध्यान से देखिए, 3 × 4 12। अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता तो x × x, x²। पर अब i है तो i × i, i²। अरे सर अब ये i² क्या बोला है? तो ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, i मतलब कितना होता है? अंडर रूट ऑफ -1। अगर मैं स्क्वायर करूं दोनों तरफ तो मुझे मिलेगा i² = -1। क्या बात क्लियर? अब एक और बात आगे, अगर मैं कहूं मैं i³ करना चाहता हूं, तो i³ का मतलब क्या होता है?
आई स्क्वायर इंटू आई, सही। पर आई स्क्वायर तो -1 था, आई तो आई ही है, तो क्या दिखेगा, आई क्यूब इज इक्वल टू -i। और अगर मैं कहूं यार आई की पावर 4 चढ़ा के देख लेते हैं तो क्या आता है, तो आई की पावर अगर मैं 4 चढ़ा दूं तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 +1। ठीक, वापस से कहूंगा, जब हम पूरा फुल लेंथ कोर्स स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस डेमो सेशंस, तब जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया जाएगा ये सारी चीजें बताऊंगा। आज तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, पर क्योंकि आप मुझे मल्टीप्लिकेशन के दौरान इस चीज की जरूरत पड़ गई, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पर हमारे पास आ गया 4 तो एज इट इज दिखा, 8 + 6, ठीक है 14, और ध्यान से 12 आई स्क्वायर, पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो वहां पे माइनस आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 14i, और यहां पे आ जाएगा -12। अब 4 - 12 -8, यू विल गेट -8 + 14i। क्या आप समझ गए मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? ठीक, अब डिवीजन है, डिवीजन थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब कुछ और बेसिक चीजें जो आपको पता होना जरूरी है, उनकी तरफ चलते हैं। चलिए, अब नया कंसेप्ट HCF एंड LCM, और ये चीजें तो आप सीखते ही आ गए हैं 6th स्टैंडर्ड से, आई होप सो आप HCF और LCM निकालना सीख चुके हैं। तो HCF क्या होता है, और HCF से आपके दिमाग में तुरंत फटाक से आंसर आ गया होगा, सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको हम HCF कहते हैं। और आई होप जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा फटाफट बताएंगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे HCF ऑफ 3 and 7, और फटाक से आप बताएंगे यहाँ पर सर बनाने वाला है। अगर मैं पूछूं 3, 6 and 9 का HCF, और आपको याद है ना HCF कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे आप बचपन में, 3, 6, 9, वैसे ये नौबत अभी ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर बता देता हूं, ये 3 और 2, ये 3 और 3, और आप क्या करते थे, गोले करते थे और कॉमन चीजें निकाल लेते थे। ठीक, तो 3, 6, 9 का कॉमन फैक्टर क्या आया, 3। अगर मैं इसी तरीके से दे दूं आपको यार 3, 6, 5 का कॉमन फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं आया, मतलब 3 और 6 में तो आएगा, जरूरी है, पर 5 और 3 और 5 और 6 में नहीं आने वाला है, तो इनका तीनों का HCF आएगा 1। ठीक, इसके बाद अगर मैं कोई क्वेश्चन लगा दूं ऐसा, x इंटू x + 1 और x³, और इसका मुझे HCF बताओ, क्या बता पा रहे हैं? बिल्कुल सर, दोनों में क्या कॉमन है, आपको सिर्फ कॉमन चीजें तो निकालनी है। यहाँ पे x निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, सही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, x आया। अगर एक और क्वेश्चन लगाऊं तो मैं इसी लेवल का, तो x + 1, x + 2, x + 1 इंटू x, तो इसका HCF बताइए। क्या लगता है, देखते ही क्या आपके दिमाग में फटाक से आंसर आ रहा है? देखिए x + 1 कॉमन है और x नहीं निकल रहा है, तो HCF विल बी x + 1। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। और अब इसके ऊपर एक और टॉपिक, क्या आपको पता है, अगर मैंने आपको कभी दे दिया, ध्यान से सुनिए, HCF ऑफ A/B, C/D, E/F, अगर आपको दे दिया जाए A/B, C/D, E/F, इनका आप HCF निकालिए। सर LCM निकालते आता है? LCM भी आप सिर्फ डिनोमिनेटर का निकालते हैं, आपको अगर याद होगा तो जब हम इन चीजों को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तब LCM लेते थे, वो भी डिनोमिनेटर्स का। आज मैं कहानी कुछ और पूछ रहा हूं। क्या आपको पता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग CBSE बोर्ड को भी बिलोंग कर रहे हैं, ICSE वाले भी कुछ वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि भैया अगर मैंने पूछ लिया 3 फ्रैक्शंस है या 3 रैशनल नंबर है, क्या आपको उसका LCM लेते आता है?
जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैंने कभी दे दिया HCF ऑफ, निकालिए 2/3, 3/4 एंड 4/5, निकाल के बताइए। ठीक, आई होप अगर आपको आता होगा तो बहुत वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं होगा तो इसका HCF निकालने का तरीका जो रहता है वो होता है HCF ऑफ ACE अपॉन LCM ऑफ BDF। क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स का HCF अपॉन डिनोमिनेटर का LCM, और जब ये होता है तब हम कहते हैं भैया फ्रैक्शंस का क्या निकाला है हमने, HCF निकाला। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इसका HCF मेरे पास आएगा, इसका HCF आएगा मेरे पास HCF ऑफ 2, 3, 4 अपॉन LCM ऑफ 3, 4, 5। ठीक, और अगर आप HCF निकालें तो देखिए 2, 3, 4 में कोई HCF कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर आप इनका LCM निकालें तो इसमें भी सीधे मल्टीप्लाई होगा और ये शायद से 60 आ रहा है। सो HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स कितना आया, 1/60। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो है LCM, और LCM आप जानते हैं इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे कम मल्टीपल है उसका कॉमन में, उसको हम कहते हैं LCM। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लगाऊं तो आप फटाफट आंसर दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर 2 और 6 का LCM निकालने के लिए कहूं तो आप फटाक से आप यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे, 6 आंसर आने वाला है इसका। और आपको याद होगा 2 और 6 का LCM आप इस तरीके से लेते थे, याद है, और ये मल्टीप्लाई करके जो आता था उसको लिख दिया करते थे। अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं, 2, 4, 8 और मैंने पूछा भाई इसका LCM बताओ, तो आपके दिमाग में फटाक से आंसर आ जाएगा सर 8 आने वाला है। ठीक, मतलब आपने नोटिस किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटी वाली चीज आती थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है। ठीक, अगर इसी तरीके से 3, 6, 9 दे दिया आप उसको कर सकते हैं। अगर मैंने दे दिया 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, तो फटाक से आप बोलोगे भाई 2 क्यूब, सही। इसी के बाद अगर मैंने आपको दे दिया कभी 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर दिया 2n, और मैंने बोला भाई इसका LCM बताओ, मैंने बोला था बड़ा नंबर, वो बड़ा नंबर आएगा 2n वाला। ठीक, इसके बाद अगर मैं कभी ऐसा नंबर लगा दूं कि भैया मुझे इसका LCM बताना, x + 1 x³, इसका LCM बताइए, इसका LCM बताइए। तो अगर आप इसका LCM निकालेंगे, ठीक, मैं तो बता सकता हूँ। पहली चीज तो कॉमन दिया 2 लोगों में, पहले वो देख लीजिए, एक x निकलने वाला है और x³ सबसे बड़ा, x + 1 सबसे बड़ा, तो आंसर आएगा x³ × x + 1। ठीक, और अगर आप चाहें तो अपनी वो छोटे बच्चों वाली जो मेथड है वो उससे आप ट्राई कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों का LCM वही आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स LCM के हिसाब से आपके पास होने चाहिए, जैसा कि LCM ऑफ रैशनल एंड रैशनल नंबर, ये पॉसिबल होता है। ठीक, अगर किसी ने मांग लिया LCM निकालो भैया एक रैशनल एक इररैशनल का, तो आप मना करके आना, बोलना नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, और इसी तरीके से अगर किसी ने मांग लिया LCM निकालो 2 इररैशनल नंबर्स का, तो ये तो पॉसिबल होता है पर कुछ केसेस में। ठीक, पॉसिबल बट इन सम टाइप्स, तो कुछ एक केसेस होते हैं जिनके अंदर हम LCM फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पहला अगर LCM मैं कभी दे दिया, मैंने LCM निकालो 2 और पाई का LCM। ठीक, आपने फटाक से देख लिया, अरे ये तो रैशनल ये इररैशनल है, तो आप बोलोगे कि इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। इसके बाद में हाँ एक चीज और, कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन आ गया LCM निकालो 2 और पाई का, तो आप 2 पाई लिख के आ जाओगे, इट इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना बहुत बार बच्चे LCM, वैसा मत करके आ जाना। इसके बाद अगर एग्जांपल देखें, अगर मैंने दे दिया
एलसीएम निकालो 2 पाई और पाई स्क्वायर का। तो अगर नोटिस करो कि दोनों के दोनों कैसे हैं, इररेशनल है। नहीं सर, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज याद रखना है, इट इज नॉट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। अगर आप तीसरा एग्जांपल देखें और मैंने अगर दे दिया एलसीएम निकालो पाई और 3 पाई का। अब इस केस में पॉसिबल है क्योंकि इनकी पावर सेम सेम है और ये पॉसिबल है, इसीलिए आंसर आएगा 3 पाई। अब आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। एलसीएम इज 3 पाई। और अगर सपोज कर लो कभी मैंने दे दिया √2 √6, ठीक, दोनों की ही इंडेक्स सेम है, इंडेक्स समझ रहे हैं ना, पावर 1/2 रूट में है, स्क्वायर रूट है, तो ये आएगा और इसका आंसर आएगा √6। क्लियर? अच्छा, अब ये जो मैंने बात बताई थी ना, मतलब कॉमन बात बताई थी, एक्चुअल में जो डेफिनेशन है ना वो वेरी करती है। मतलब क्या सर? तो डेफिनेशन ऐसी थोड़ी ना है कि भैया रैशनल रैशनल दिखा और इरेशनल इरेशनल दिखा, डेफिनेशन भी मायने रखती है। तो डेफिनेशन होती क्या है? सो इफ एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल टू c, ध्यान से, एलसीएम ऑफ a और b का अगर c आता है, देन इट इज पॉसिबल ओनली इफ c upon a, c upon b आर इंटीजर्स। क्या दिमाग में बैठी बात? ये एक्चुअल है, ये तो मैंने गरीब बच्चों के लिए बताई थी बात। ये गरीब बच्चों के लिए डेफिनेशन, जो डेफिनेशन याद नहीं कर पाते उनके लिए भैया तो ऐसी चीज याद रख। हाँ, जो अमीर बच्चा है जिसका दिमाग चलता है वो ये डेफिनेशन याद रखें। एलसीएम आ रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर आपने जो एलसीएम निकाला है उससे इन नंबर्स को डिवाइड करके देखिए क्या इंटीजर आ रहा है। तो अगर मैं एक नंबर उठा के देख लूं, जैसा कि हमने किया था पाई और 3 पाई का एलसीएम, और उसका एलसीएम आया था हमारा 3 पाई। अब ध्यान से देखिए, 3 पाई को पाई से डिवाइड किया, 3 मिला, इंटीजर है सर। 3 पाई को 3 पाई से डिवाइड किया, 1 मिला, इंटीजर है सर। मतलब इसका एलसीएम ये पॉसिबल है। अब इसी से एक ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था आपको, और वो था 2 पाई पाई स्क्वायर। और कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि यार इसका एलसीएम भी निकल सकता है, और आपने दिमाग में आया होगा कि 2 पाई स्क्वायर आएगा, जबकि मैं मना करके आया था। पर ट्राई कर लेते हैं। अगर 2 पाई स्क्वायर को 2 पाई से डिवाइड करें, ध्यान से देखिए, 2 पाई स्क्वायर को 2 पाई से डिवाइड करें तो पाई बचता है, विच इज एन इर्रेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, इसीलिए आप वहां पर मना करके आएंगे। क्या बात क्लियर है? अगर एलसीएम निकल रहा है और वो आ रहा है तो ये केस फॉलो होना चाहिए। आई होप यहां तक के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी आप एचसीएफ एलसीएम के बारे में और चीजें जानते हैं, जितना मुझे जरूरी लगा मैंने वो टॉपिक्स कवर किए। अगले लेक्चर में इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट्स के रूप में दे रहा हूं, ऐप में मैथ्स वाली बैच में जाकर उसको चेकआउट करिए, ठीक।